Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 29th of June 2024. तो आज हम 29 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब मैं बात कर रहा हूँ 29 जून 2024 की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, इंटरनेशनल न्यूज के साथ। इंटरनेशनल न्यूज में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे इंपॉर्टेंट बेसिकली करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम अगर कोई इंटरनेशनल संगठन, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कोई अपॉइंटमेंट या कोई न्यूज बन रही है, कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है किसी कंट्री के सीएम या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। नेक्स्ट हम कुछ राज्य समाचार देखेंगे, नेशनल न्यूज देखेंगे। नेशनल न्यूज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग और वित्त समाचार में बैंक से रिलेटेड फिर कुछ डिफेंस न्यूज देखेंगे। रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो रिसेंटली इनोवेशन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज देखेंगे। रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार। उसके साथ साथ हम महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इस्तीफा और नियुक्तियों से रिलेटेड, रिसेंट कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, रेजिग्नेशन, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, रिसेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, और लास्ट में हम सारांश डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है वो समरी या सारांश के थ्रू हम कवर करेंगे। क्लियर? तो ये आज की क्लास में हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। इस कैटेगरी में हमने 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो 2024 का वैश्विक रहने योग्य सूचकांक, तो लाइवएबिलिटी इंडेक्स 2024। तो EIU एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसने अभी ग्लोबल लाइवएबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया है, जिसमें वियना ने, जो ऑस्ट्रिया की वियना है, उसने टॉप किया है मोस्ट लाइवेबल सिटी में, और सीरिया ने बेसिकली लोवेस्ट, बेसिकली सबसे बेकार सिटी है रहने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडेक्स। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार लगभग तीसरे वर्ष सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष स्थान बनाया है। डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरी स्थिति पर बना हुआ, जबकि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख 2023 में 6वें स्थान से ऊपर उठकर 2024 में तीसरे स्थान पर आ गया है। कोई भी भारतीय शहर 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 रहने योग्य शहरों की सूची में नहीं है। EIU इकोनॉमिक्स ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण विभाग है, जो द इकोनॉमिक्स समाचार पत्र की सहायक कंपनी है, जिसे रॉबिन व्यू प्रबंधक निर्देशक, और इसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन, यूके में। नेक्स्ट है, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में NMO के तहत बेसिकली, तो NMO के तहत 1.56 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है, 1.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले। तो टारगेट रखा गया था 1.8 लाख और अचीव कितना किया है, 1.56। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग ने जारी की है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 23-24 में 1.56 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है, जो निर्धारित लक्ष्य 1.8 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले थोड़ा कम है। NMP के तहत 2020-21 में इसके लॉन्च के बाद से कुल मुद्रीकरण 3.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2023-24 में शीर्ष 2 उपलब्धि प्राप्त करने वाले मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिनके पास 40,314 करोड़ रुपए हैं, और कोयला मंत्रालय, जिसके पास 56,794 करोड़ है। अन्य मंत्रालयों में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपनी मुद्रीकरण लक्ष्य का 70% से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, उनमें विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और शिपिंग शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल न्यूज से, मध्य रेलवे ने एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। तो मध्य रेलवे ने जो पश्चिम घाट में इगतपुरी झील है, वहां पर एक 10 मेगावाट क्षमता वाला एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है।
यह पहल भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। मध्य रेलवे ने अपनी टेक्शन आवश्यकताओं के लिए स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा को अपनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। केंद्रीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विभिन्न साहसी और क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। तो याद रखना है, मध्य रेलवे ने एक तैरते हुए सौर संयंत्र स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, उत्तर प्रदेश का अग्नि बायोप्लास्टिक पार्क एक स्थायी भविष्य की ओर कदम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है, लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। यह अभिनव परियोजना पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने का भी लक्ष्य रखती है। बायोप्लास्टिक पार्क से कई रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और सतत प्रथाओं की बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। यह पहल राज्य और देश के लिए एक स्थायी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश का अग्रणी बायोप्लास्टिक पार्क एक स्थायी भविष्य की ओर कदम कहां पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से न्यूज है बेसिकली। तो आरबीआई ने 2024-27 के लिए संशोधित सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा पेश किया है। तो रिवाइज्ड सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क किसके द्वारा पेश किया गया है? आरबीआई के थ्रू पेश किया गया है। कब से कब तक के लिए? 2024 से 27 के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जून 2024 को भारत सरकार की सहमति से 24-27 के लिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग मुद्रा स्वैप ढांचे का संशोधन पेश किया, विच इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फ्रेमवर्क में 250 अरब रुपए के भारतीय रुपए स्वैप विंडो और 2 अरब अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो शामिल है। सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा को नवंबर 2012 में प्रारंभिक रूप से सदस्य देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकता या भुगतान संतुलन संगठन के लिए एक बैकस्टॉप फंडिंग लाइन प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। सार्क में 8 सदस्य शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेसिकली काठमांडू में है। क्लियर? तो 8 सदस्य देशों की टीम है सार्क, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एएचएफएल ने 60 मिलियन यूएसडी डॉलर का एमओयू साइन किया है ताकि एनसीएडीएल डील ऑफर कर सके हाउसिंग लोन टू लो इनकम वुमेन इन इंडिया। क्लियर? तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसके साथ साथ आधार हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड ने जो लो इनकम वुमेन्स हैं उनको हाउस लोन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया है। 25 जून 2024 तक 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वितरित किए जा चुके हैं। यह वित्त पोषण एएचएफएल द्वारा विशेष रूप से महिला उधारकर्ता या सह उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें कम से कम आधी राशि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों में लगाई जाएंगी। एएचएफएल भारत में निम्न आय आवास खंड पर ध्यान केंद्रित करता है। औसतन लगभग 10,875 अमेरिकी डॉलर के टिकट आकार के साथ ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही न्यूज है अगली भी हमारी। माइंड स्पेस ने बेसिकली आईएफसी से 650 करोड़ रुपए के सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। तो माइंड स्पेस बिजनेस पावर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसने अभी वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है जो फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक का आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसका काम क्या है? प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करना। तो अभी उसने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से 650 करोड़ रुपए के सस्टेनेबिलिटी लिक्विड बॉन्ड प्राप्त किए हैं। बॉन्ड्स को 7 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया गया, जिसका अंतिम मोचन तिथि 24 जून 2031 और 7.94% प्रति वर्ष की कूपन दर पर जो तिमाही आधार पर दे है। यह निवेश माइंड स्पेस को अपने व्यवसायिक पार्कों की स्थिरता में सुधार करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। कुल स्थिरता संबंधित वित्त पोषण अब आईएफसी से धन प्राप्त करने के बाद 1,860 करोड़ रुपए का हो गया है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये आरबीआई के विदेशी स्वर्ण भंडार 47% के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं।
तो जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई का वो 47% अपना लोवेस्ट स्तर पर पहुंच गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी स्वर्ण भंडार मार्च 2024 के अंत तक 6 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जो दिसंबर 2017 से संचित कुल भंडार का 47% है। मार्च 2047 के अंत तक आरबीआई की कुल स्वर्ण भंडार 822.1 टन थी, जिसमें घरेलू भंडार 2021 में 39% से बढ़कर मार्च 2024 में 53% हो गया। 2023 के दिसंबर में 57 केंद्रीय बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधनों के एक इन्वेस्को सर्वेक्षण में पाया गया कि केंद्रीय बैंकों द्वारा अधिक स्वर्ण भंडार घरेलू रूप से रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत का स्वर्ण भंडार इंग्लैंड के बैंक, स्विट्जरलैंड के बासेल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में संग्रहित है। क्लियर। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो आरबीआई ने हिताची पेमेंट सर्विस को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति दी है। तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत आरबीआई के पास पावर है कि वो अगर उसे लगता है तो किसी बैंक को पीए या पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हिताची पेमेंट सर्विस को भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत एक ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने के लिए अंतिम अधिग्रहण प्राप्त हुआ है। यह लाइसेंस कंपनी को अपने डिजिटल समाधान और सेवाओं के स्टॉक का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा, जिससे नवाचारी और व्यापार अनुकूल भुगतान विकल्प का एक व्यापक सेट शामिल होगा। 2023 में कंपनी ने डिजिटल भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे भारत में फिनटेक स्टार्टअप के साथ सहयोग करने के लिए एचपीएक्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2024 में कई अन्य कंपनियों ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जिसमें अमेजन पे, डिजिको, सीसी एवेन्यू, डिसेंट्रो, एमस्विप, टाटा पे, जोहो और जोमेटो शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट एनसीएआर की रिपोर्ट है, जिसमें भारतीय जीडीपी को 7.5% या 7% से ज्यादा रखने का अनुमान लगाया है। तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 24-25 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा जून 2024 में लगाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए विकास अनुमानों को विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा ऊपर की ओर संशोधित किया गया, जो 7.2% से बढ़कर 6.2% के बीच है। भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को नाममात्र जीडीपी के 5.6% सीमित रखा, जो संशोधित अनुमान के 5.8% और बजट अनुमान के 5.9% की तुलना में है। निर्माण क्षेत्रों के लिए क्रय प्रबंधन सूचकांक अप्रैल 2024 में 58.8 से बढ़कर बेसिकली घटकर मई 2024 में 57.5 हो गया, जबकि सेवाओं के लिए पीएमआई अप्रैल 2024 में 60.8% से मामूली रूप से घटकर मई 2024 में 60.2% हो गया है। नेक्स्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज है। तो आईबीजीए रिकॉन्स्टिट्यूट गवर्निंग बोर्ड पृथ्वीराज कोठारी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। तो इंडियन बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन है जिसने अभी क्या किया है, गवर्निंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें बेसिकली पृथ्वीराज कोठारी को क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो अक्षय मोहित कंबोज को एक्सपेक्स ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुरेत मेहसा सीए को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। आईबीजीए जून 1919 में स्थापित भारत के बुलियन और आभूषण उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रतिनिधि निकाय के रूप में भी कार्य करता है। तो याद रखना है, आईबीजीए ने क्या किया है, एक शासी बोर्ड, एक गवर्निंग बोर्ड का कंडक्ट किया है, जिसमें पृथ्वीराज कोठारी को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, अक्षय मोहित कंबोज को, जो पहली महिला बनी है इस पद पर आने वाली। नेक्स्ट है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि जो मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा स्नेहा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को अधिग्रहण किया जा सकता है। तो जो मित्सुई प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या करेगी, स्नेहा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर को अधिग्रहित करेगी। स्नेहा फार्मा जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, वो की दो सहायक कंपनियां हैं, स्नेहा गोल्ड प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड और सिंही पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। मित्सुई टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है और खनिज और धातु संसाधन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजना के सहित विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में संलग्न भी है। नेक्स्ट है थील्स ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया है। तो 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए भी अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने थील्स ग्रुप के साथ क्या किया, समझौता किया है। यह रणनीति सहयोग भारतीय सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ मेल खाती है। साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। समझौते से स्थानीय रक्षा निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।
तो याद रखना है, थेल्स ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। एनएसआईएल और स्पेस मशीनरियों ने ऑप्टिमिज्म अंतरिक्ष यान के लॉन्च सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर इस न्यूज की मैं बात करूं, एनएसआईएल विच इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और उसके साथ साथ है एक स्पेस मशीन बेसिकली कंपनी, जिसने क्या किया है, एमओयू साइन किया है। दोनों मिलकर लॉन्च करेंगी सर्विस एग्रीमेंट फॉर ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जिसका वजन कितना होगा, 450 ग्राम होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान है। दूसरा ऑप्टिमिज्म अंतरिक्ष यान 2026 में एनएसआईएल के छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारतीय धरती से ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए एनएसआईएल के साथ 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। क्लियर। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है, उसने बेहतर वन अग्नि सुरक्षा के लिए एआई को अपनाया है। तो पेंच टाइगर रिजर्व ने एआई को अपनाया ताकि फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्शन मिल सके। तो महाराष्ट्र की पेंच टाइगर रिजर्व ने प्रारंभिक वनाग्नि का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली पेश की है। यह अभिनव दृष्टिकोण संरक्षण प्रयासों में एक नया अध्याय चिन्हित करता है। एआई प्रणाली अत्याधुनिक तकनीकों को पारंपरिक वन्यजीव प्रबंधन प्रथाओं के साथ जोड़ती है। इस पहल का उद्देश्य अभ्यारण्य में वनाग्रस्ती सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। तो ग्लोबल चेस लीग अक्टूबर में लंदन में दूसरा संस्करण आयोजित करेगी। तो दुबई में क्या हो, दुबई में सफल पहले सत्र के बाद जो ग्लोबल शतरंज लीग है वो लंदन में अपना क्या करेगी, दूसरा संस्करण का प्रायोजन करेगी। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का दूसरा संस्करण 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल लंदन में फेडरल हाउस में किया जाएगा। यह लीग अत्यधिक प्रतिष्ठित है और दुनिया भर से शीर्ष शतरंज प्रतिभागियों को आकर्षित करने की भी उम्मीद करती है। क्लियर। तो ग्लोबल चेस लीग अक्टूबर में कहां पर इनॉग्रेट की जा रही है, इसका दूसरा संस्करण लंदन। डन। पहला भी कहां पर हुआ है, दुबई में। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज से अगर मैं बात करूं तो शेफाली वर्मा का दोहरा शतक महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत को रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन की ओर ले गया। तो शेफाली वर्मा है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक बनाया है। यह उनकी चमत्कारी उपलब्धि चेन्नई के चेपकॉप स्टेडियम में हुई। शेफाली के प्रदर्शन ने महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत को एक नए रिकॉर्ड तोड़ने वाले दिन तक पहुंचाया। उनकी उपलब्धि ने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज कर दिया। तो शेफाली वर्मा याद रखना है जिन्होंने दोहरा शतक बनाया महिला टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डे न्यूज में सबसे पहले हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस विच इज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हम 28 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 28 जून को मनाया जाता है ताकि व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों को वित्तीय जोखिम से बचाने में बीमारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमा नीतियों और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना है। तो बेसिकली राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को बनाते हैं। इसका मेजरली पर्पस ये है कि जो लोग हैं वो जो बीमा है उसके बारे में जानकारी ले सकें, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन कौन से बीमा हो सकते हैं, कौन कौन सी उनसे रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं, उसके बारे में जागरूकता ला सकें, उसलिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। यह सभी को अपनी वर्तमान बीमा नीतियों की समीक्षा करने और यह आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या उन्हें किसी बदलाव या अतिरिक्त कवरेज की आवश्यकता है। भारत की बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण विच इज ईडई। तो ईडई की अगर मैं बात करूं तो ईडई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बीमा सेक्टर को कंप्लीटली कंट्रोल करती है। ईडई 7 शेड्यूल की लिस्ट यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, मतलब अगर बीमा से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो उसे बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ईडर को 1999 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद उद्योग को विनियम और विघटित करने के लिए एक स्वाय निकाय के रूप में गठित किया गया। तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉफिक 2024। तो उष्ण कटिबंधीय दिवस अंतरराष्ट्रीय जो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। तो यह दिन दुनिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विविधता और महत्व को पहचानने के लिए समर्पित है।
इस दिन का उद्देश्य कटिबंधीय क्षेत्र जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन है उनके द्वारा सामना की जाने वाली विशेष चुनौती और अवसर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हमारे ग्रह की पारिस्थितिक और मानव समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को भी यह दिन उजागर करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 29 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस 2024 जो 30 जून को मनाया जाएगा। तो कल हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉइड डे सेलिब्रेट करेंगे जो 30 जून को मनाया जाएगा। इसका मेजरली पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य है जो शुद्ध ग्रह हैं और अन्य पृथ्वी के निकट वस्तुएं विच इज नोन एज द नियर अर्थ ऑर्बिटल्स नियोस के संभावित खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से इस दिन को दिसंबर 2016 में मान्यता दी थी। वैश्विक स्तर पर लोगों को शुद्ध ग्रह प्रभाव रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों द्वारा यह दिन आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म जो 30 जून को सेलिब्रेट करेंगे हम कल। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतांत्रिक शासन में संसदों की भूमिका का उत्सव मनाता है। 2024 की अगर थीम की बात करें तो 2024 की थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल बनाना। संसद सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर यह दिन जोर देता है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो बेसिकली प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनबिस थे विच इज नोन एज PC महलनबिस, जो 5 ईयर प्लान से भी जुड़े रहे हैं। हमने 5 ईयर प्लान्स में भी देखा इनके बारे में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम भारत में 29 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। सो बेसिकली राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में हर साल 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रसन्न चंद्र महानबलिस की जयंती का यह सम्मान करता है। लक्ष्य सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 2024 में हम 18वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं जिसका विषय क्या है? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। तो 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 18th नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जिसकी थीम है यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जिसके अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं। और किसको इसका सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है? मार्क रूटे को। तो मार्क रूटे रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं क्या? सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। कौन है मार्क रूटो? ये डच के बेसिकली डच प्राइम मिनिस्टर है। तो उत्तर अटलांटिक परिषद ने नीदरलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्क रूटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बेसिकली अपॉइंटमेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से कि किसको अपॉइंट किया गया है? नाटो के महासचिव। वह 1 अक्टूबर 2024 को बेसिकली पद ग्रहण संभालेंगे। वर्तमान नाटो महासचिव और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। तो किसको रिप्लेस करेंगे? जेंस स्टोल्टेनबर्ग को। तो मार्क रूटो की नियुक्ति की पुष्टि ब्रुसेल बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में एक बैठक के दौरान नाटो राजदूतों द्वारा की गई है। तो यहाँ से देखो हमें हेडक्वार्टर भी पता चल गया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम। नाटो के महासचिव एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो नाटो सदस्य देश से होते हैं और सदस्य देश द्वारा 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो अभी मार्क रूटो को भी कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? इन्हें भी 4 साल के लिए इन्हें नाटो का अगला सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो लोकसभा जो भारत का लोअर हाउस है वहां पर एक चेयरमैन होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं। उसके अलावा वहां पर कुछ एमपीज बैठे होते हैं, कुछ एमपीज नहीं होते। एक फिक्स नंबर है जो अभी 543 है। मैक्सिमम ये 550 तक हो सकता है, जो पहले 545 था जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनको हटा दिया गया है। तो अभी जो हमारी 18वीं लोकसभा है उसके नए अध्यक्ष दोबारा से जो स्पीकर चुने गए हैं वो किसको चुना गया है? ओम बिरला को चुना गया है। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार कोडिकुत्तरी सुरेश जो केरल के मवेलिकार निर्वाचन सीट से 8 बार के सांसद हैं उनके खिलाफ चुना गया। उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में भी मान्यता दी।
तो लीडर ऑफ अपोजिशन किसे चुना गया है ओम बिरला के थ्रू? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 की धारा 2 के तहत विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी उसने हमारे टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल, जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर 20 जून 2024 को नियुक्त किया है। यह कदम प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करने की बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सुमित नागल अप्रैल 2024 में मांटो कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करने वाले 49 वर्ष में पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। वह वर्तमान में शीर्ष रैंक वाले भारतीय एकल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 17 जून 2024 को विश्व नंबर 71 की करियर उच्च रैंक हासिल की है। तो यहाँ नाम याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सुमित नागल। और पूछ लीजिए सुमित नागल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो किससे रिलेटेड है? बेसिकली टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरीब कुमार प्रसाद, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका टेन्योर 6 महीने के लिए तो आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो हमारा कार्मिक और शिक्षा विभाग है, उसने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नीरव कुमार प्रसाद के कार्यकाल को 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। वह 7 जून 2024 से के एस जवाहर रेड्डी के उत्तराधिकारी के रूप में एपी के सीएम के रूप में बेसिकली सेवा कर रहे हैं, सीएस के रूप में बेसिकली सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी। तो नीरव कुमार प्रसाद एपी कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें जून 2024 के अंत में सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे। एपी सरकार द्वारा भेजे गए अनुरोध के बाद प्रस्ताव किया गया है। तो याद रखना है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे नीरव कुमार प्रसाद, उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से ये न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, तो विक्रम मिश्री को भारत की तरफ से न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिस्त्री, जिनको 15 जुलाई को विदेश सचिव का कार्यभार वो संभालेंगे। सरकार ने 28 जून को उनकी नियुक्ति की घोषणा की। श्री मिस्त्री चीन में भारत के पूर्व राजदूत भी हैं। वो चाइना में बेसिकली फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। तो अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, और उसकी जगह कौन लेंगे? विक्रम मिश्री। क्लियर? नेक्स्ट है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो अभी हम सबको पता है संघीय कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो मीटिंग है वो कहां पर कंडक्ट की जा रही है? अस्थाना में कंडक्ट की जा रही है, जो 3 से 4 जुलाई 2024 तक चलेगी। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर जी अस्थाना में संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट को भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का ध्यान क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर होने की उम्मीद है। सदस्य देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देने के तरीका पर भी चर्चा की जाएगी। तो याद रखना है, जयशंकर जी एससीओ की जो अभी सबमिट होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एससीओ की मीटिंग कहां पर कंडक्ट की जाएगी? तो अस्थाना में कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज। तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका है अरुंधति रॉय, जिन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जीत लिया है। तो पेन पिंटर प्राइज 2024 किसको दिया गया है? अरुंधति रॉय को, जो इंडियन ऑथर है। तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी अडिग और अटल लेखनी के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जीता है। वह पुरस्कार एक निर्दिष्ट साहसी लेखक के साथ साझा किया जाता है, जो अपने विश्वासों के बारे में बोलने के लिए उत्पीड़ित किया जाता है। वह 10 अक्टूबर 2024 को लंदन यूके में ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा से आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है। अरुंधति रॉय की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध लेखिका है, पटकथा लेखक हैं, कार्यकर्ता और अभिनेत्री, जिन्होंने कई किताब और गैर काल्पनिक निबंध लिखे हैं, जिनमें उनका पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग शामिल था, जिसे 1997 में बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था। तो ऑलरेडी अरुंधति रॉय बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीत चुकी हैं फॉर हर नोबल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
डॉक्टर उषा ठाकुर को क्या दिया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान, यानी वर्ल्ड बेसिकली विश्व हिंदी सम्मान ऑफ 12th ऑनर टू डॉक्टर उषा ठाकुर। तो भारत और नेपाल के बीच भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाने वाला यह पुरस्कार है। डॉक्टर ठाकुर को हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना जाता है। उन्हें हिंदी और नेपाली भाषाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों की अत्यधिक सराहना भी की जाती है। तो याद रखना, 12वां हिंदी सम्मान पुरस्कार। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी, कि हमने क्या क्या बेसिकली सारांश के थ्रू हम एक बार देखेंगे कि हमने क्या क्या आज की क्लास में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि ग्लोबल लाइव वेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें ऑस्ट्रिया का वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य क्षेत्र है और सीरिया का दमिश्क सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में रैंक पर आया। टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर नहीं है। नेशनल न्यूज से हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने मोनेटाइज किए एसेट्स फॉर 1.56 लाख करोड़ अंडर एनएमओ इन फाइनेंशियल ईयर 2024, और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो सेंट्रल रेलवे उसने एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट अपनी तरह का एक विकसित किया है। राज्य सरकार में हमने देखा था उत्तर प्रदेश का अग्रणी बायोप्लास्टिक पार्क जो एक स्थायी भविष्य की ओर कदम है। बैंकिंग और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने 2024-27 के लिए संशोधित शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क पेश किया है, विच इज करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। उसके साथ साथ हमने एमओयू देखा था एडीबी और एएचएफएल का, जो 60 मिलियन एनसीडी डील के लिए साइन हुआ था, ताकि जो लो इनकम व्यूमेन्स है उनको हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जा सके। माइंड स्पेस भारत की पहली आरईआईटी कंपनी बन गई है, जिसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 650 करोड़ सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड सुरक्षित कर लिए। उसके साथ साथ हमने देखा था कि आरबीआई का जो गोल्ड है, जो विदेशी स्वर्ण भंडार है, वो 47% के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। उसके साथ साथ हमने देखा था आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की परमिशन दे दी, किसको? हिताची पेमेंट सर्विसेज को। और एनसीएईआर की हमने जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट देखी थी भारत के लिए, जो इसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और फाइनेंस में देखा था कि आईबीजीए ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया गवर्निंग बॉडी, जिसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? पृथ्वी कोठारी को अपॉइंट किया गया है। और सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है एक्विजिटिंग ऑफ शेयर ऑफ स्नेहा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बाय मित्सुई एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रक्षा समाचार में हमने देखा था कि थेल्स इंडिया ने पैक्ट साइन किया अडानी डिफेंस के साथ, ताकि 70 मिलीमीटर रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने देखा एनएसआईएल एंड स्पेस मशीन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट टू लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट फॉर ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। और पेंच टाइगर रिजर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाला ने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो जंगलों में आग लग जाती है उससे बचने का एक तरीका निकाला है। खेल समाचार में हमने देखा था ग्लोबल चेस लीग, जो सेकेंड एडिशन लंदन में अक्टूबर में होगा, और शेफाली वर्मा डबल सेंचुरी लीड करने वाली व्यूमेन बन गई हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा था राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, जो 28 जून को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2024। नेक्स्ट हमने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस देखा था 2024, जो 30 जून को मनाया गया था, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी देखा हमने 2024, जो भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महलनोबिस की जन्मतिथि पर हमने सेलिब्रेट किया। नियुक्ति और इस्तीफे की बात करें तो नाटो के ने डच जो प्रधानमंत्री है मार्क रूटो, उसको अपना अगला सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष दोबारा से दूसरी टर्म में अध्यक्ष चुना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके साथ साथ केंद्र ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरज कुमार प्रसाद का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है, और विक्रम मिश्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। शिखरों सम्मेलन की मैं बात करूं तो एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। और पुरस्कार में हमने देखा अरुंधति रॉय ने पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जीता है, और उषा ठाकुर को क्या दिया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मान। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 जून 2024 के, जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।